द लास्ट लेसन, ये है हमारी फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फ्रांस और जर्मन की वॉर के बारे में है। पहले जर्मन का पुराना नाम था प्रूशिया। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो जर्मन है वो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन पे पूरी तरह अपना कब्जा कर लेता है, और उसके बाद जो जो बातें होती हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डर्ट मतलब फियर। किसका फियर? फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट पड़ने का डर। स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. So ये जो आई वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो एक बच्चा है यहाँ पे जिसका नाम है फ्रेंड्स, उसके लिए यूज़ हुआ है। उस मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसे डर लग रहा था किस चीज़ से? अपने टीचर की डांट से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन सुनेंगे और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उसे इसका पहला अक्षर भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वो वहाँ से कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अपना आज का सारा दिन बाहर ही बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Drilling का मतलब है यहाँ पे एक्सरसाइज। यहाँ जो दिन है वो कैसा है? गर्म है, ब्राइट है, पक्षी चहचहा रहे हैं, और जो सोमिल है उसके पीछे क्या है? जो जर्मन सोल्जर्स है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब है यहाँ पे अट्रैक्टिव। उसको ये सब चीज़ें क्या लग रही हैं? पार्टिसिपल्स के रूल्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। उसे सब चीज़ें ज़्यादा करना में मज़ा आ रहा है, क्या लर्न करने की बजाय? पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ द स्कूल। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इतना मन करने के बाद भी, इतना सब अट्रैक्टिव लगने के बाद भी उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास पावर है कि वो अपने मन को रेजिस्ट करता है उन सब चीज़ों को और फटाफट स्कूल की तरफ भागता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our the bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब जैसे वो जा रहा है स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी, तो वो एक टाउन हॉल से पास होता है। वहाँ पे वो दिखता है कि वहाँ फिर भीड़ भाड़ है। किसके आगे? बुलेटिन बोर्ड के आगे। पिछले 2 सालों में जितनी भी उनकी यहाँ की सारी बैड न्यूज़ थी वो सब कहाँ से आई थी? बुलेटिन बोर्ड से। मतलब जो भी उन्होंने बैटल्स हारी थी या जो भी ड्राफ्ट्स थे, जो भी ऑफिसर्स चेंज हुए थे, वो सब कहाँ पे लगा दिए जाते थे? नोटिस, बुलेटिन बोर्ड पे। वो सब सारी न्यूज़ कैसी थी पिछले 2 साल से? सभी क्या थी? बुरी बातें थी, बुरे न्यूज़ थी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी। और आज फिर वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के आगे क्राउड है। तो फ्रेंड्स सोच रहा है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." तो जैसे से वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा है बिना रुके, तो ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है लोहार। जो लोहार है वो अपनी अप्रेंटिस यानी अपने ट्रेनी, उसका जो ट्रेनर है उसने आगे रखा हुआ है, उसके साथ वो वहाँ खड़ा है। तो वो उसे मजाक में या फिर उसको रोकते हुए कह रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ। बब यानी एक बच्चे को जैसे प्यार से नाम से बुला देते हैं, तो उस वे में उसने कहा है कि वो ऑलरेडी पहले स्कूल के लिए लेट है और वो ऊपर से उसका मजाक कर रहा है कि तुम जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम आराम से अपने समय में स्कूल से पहुंच जाओगे, जबकि वो ऑलरेडी लेट है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि हाँ वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो फटाफट भागते भागते जो उनके टीचर है एम हैमल्स, उनके लिटिल गार्डन के आगे पहुंच गया ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पैंटिंग यानी हाफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल यानी नॉइज, शोर शराबा, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday's morning. अब जैसे वो स्कूल में जाते हैं यूजुअली क्या होता है, वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है। किस चीज़ का? बार बार डेस्क के खुलने का और बंद होने का। जो लेसन्स हैं वो यूनिसन्स यानी एक साथ
एट यूनिसन मतलब एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सभी जो लेसन है वो रिपीट हो रहे होते हैं। कैसे? वेरी लाउड, बहुत जल्दी जल्दी। और उन्हें जल्दी से समझने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी हैंड्स को अपनी ईयर्स पे रख लेते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या करता है फ्रेंड्स, इतने सारे शोर में क्या करता है, चुपचाप जाके अपने बेंच पे बैठ जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ है ही नहीं और वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. Counted on मतलब depend on, commotion यानी noise and the confusion। जो फ्रेंड्स हैं वो उसी नॉइज़, उसी कन्फ्यूजन्स पे डिपेंड करते कि शोर शराबा हो रहा होगा क्लास में, फटाफट जाके बैठ जाएगा। लेकिन आज वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडेज मॉर्निंग, और सब कैसा शांत है, संडेज मॉर्निंग की तरह। Through the window, I saw my classmates already in their place and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब उसने क्या किया, हैमल्स ने खिड़की से नीचे से ही देख लिया कि उसके सभी क्लासमेट्स टाइम पे पहुंच चुके हैं और हैमल्स जिनका टेरिबल डरावना आयरन रूलर है वो उसको अपनी आर्म में लेके वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। अब उसे सबके सामने, अब उसने देखा कोई शोर तो है नहीं, तो उसे सबके सामने जाके गेट खोल के वहाँ पे बैठना था। तो वो कह रहे हैं कि यू कैन इमेजिन कि वो उस टाइम वो कितना ब्लश्ड, मतलब उसका फेस कितना रेड हो गया था शेम से, और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैमल्स ने बहुत ही काइंडली उसे कहा कि लिटिल फ्रेंड्स जल्दी जल्दी अपने प्लेस पे जाओ, हम बस तुम्हारे बिना शुरू ही करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then. When I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. जैसे उसका थोड़ा सा डर कम हुआ, वो आराम से अपनी जगह पे जाके बैठा, तब उसने देखा कि जो उनके टीचर्स थे उन्होंने क्या पहने हुए थे, अपने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने हुए थे सभी। जो उनकी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी, सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, जो वो कब पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन डे पे या फिर प्राइज डे पे, और उसके अलावा कभी नहीं पहनते। Besides, the whole school seemed so strange and the solemn यानी serious. But the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hossers with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. अब उस दिन क्या हो रहा है फ्रेंड्स को स्कूल में सब कुछ चीज़ें क्या हैं, अजीब दिख रही हैं। उसे वहाँ पे सब सीरियस दिख रहा है, लेकिन सबसे स्ट्रेंज, सबसे अजीब चीज़ उसे वहाँ क्या दिखी कि जो उनकी क्लास के लास्ट बेंचेस हैं जो हमेशा ही खाली रहते हैं, आज उन पे कौन बैठा है, द ओल्ड होसर मतलब एक ओल्ड पर्सन बैठा है उनके शहर का, जो कि कैप पहना हुआ है, एक 3 कॉर्नर कैप पहना हुआ है, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, काफ़ी और लोग वहाँ बैठे हैं। Everyone looked sad and the hoster had bought an old primer, thumbed at the edges, and he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. जो होस्टर है वो साथ में क्या लाया, एक प्राइमर क्या होता है, बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज। प्राइमर मतलब बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, और थम्ड यानी टॉर्न और डैमेज, जो एजेस यानी साइडों में से कैसा है, टॉर्न है, फटा हुआ है, डैमेज्ड है। वो अपने स्पेक्टल्स क्या है, अपने जो चश्मा है उसके ऊपर रखकर बैठा है, सभी क्या है, उदास है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." अब क्या कह रहे हैं मिस्टर हैमल, जैसे वो हमेशा ही बात करते हैं, वो अपनी ग्रेव यानी बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में और एक जेंटल टोन में कह रहे हैं कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, ये हमारा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। जो बर्लिन है वहाँ से क्या आया, ऑर्डर आया है कि सिर्फ एल्सेस और लोरेन के स्कूल में क्या पढ़ाना है, सिर्फ जर्मन पढ़ाना है, क्योंकि जो फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेस और लोरेन, इन पे जर्मन ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और ये तुम्हारा क्या है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। What a thunderclap these words were to me. Oh, the riches that was what they put on at the town hall. अब जो उसे क्या है, फ्रेंड्स को क्या है, शॉक लगा एकदम से कि ये उसने क्या सुन लिया। अब उसे समझ आ रहा है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या बुरी खबर थी।
My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs, for going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the suns were old friends now that I couldn't give up. अब जो लिटिल फ्रांस है जिसने कभी फ्रेंच पढ़ी ही नहीं है अपनी लैंग्वेज, अब वो उसको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है कि क्या मैं अब उसे कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। अब उसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है कि उसने अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी, वो तब क्यों पक्षियों के एग्स को देखता रहा, बर्ड्स के एग को। सार यहाँ पे एक रिवर है, तो वो क्या करता था, अपनी क्लासेस मिस करके वहाँ पे स्लाइडिंग के लिए जाता था। तो अब उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि उसे वो पढ़नी चाहिए थी। जो बुक्स को पहले क्या लगती थी, सीम्ड सच ए नॉइसेंस यानी बहुत ज़्यादा बर्डन प्रॉब्लम करने वाली लगती थी, आज उसे ज़्यादा हैवी लगती थी। आज उसे वो क्या लग रही हैं, उसकी ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लग रही हैं जिन्हें वह नहीं छोड़ना चाहता। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट all about his ruler and how cranky he was. Poor man. It was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and how I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उसे क्या लग रहा है, जो उसके एम हैमल जो उसके टीचर थे, जो उसे पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, अब उन्हें उसके लिए भी क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है कि वो उन्हें अब कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। अब वो भूल गए कि वो कितने मतलब हाउ क्रैंकी ही वो, मतलब कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो। उसे उनके रूलर्स कुछ भी अब उसे क्या लग रहा है, बेकार नहीं लग रहा है। अब वो इन सब के लिए क्या फील कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। और अब उसे समझ आ रहा है कि उन्होंने वो न्यू क्लोथ्स अपने क्यों पहने थे, और वो विलेज की मैंस ओल्ड पीपल वहाँ पीछे क्यों बैठे थे। वो सब उनके ऑनर में वहाँ पे बैठे थे, उनको बाय बोलने के लिए वहाँ पे बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. अब क्या है कि वो सब भी वहाँ बैठे हैं, उनको क्या जो मिस्टर हैमल ने वहाँ पे अपनी क्या दी है, 40 साल अपनी फेथफुल सर्विसेज दी हैं, वो उनको वहाँ थैंक यू बोलने के लिए बैठे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो सब लोग वहाँ पे आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to able to see the dreadful rules of the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब वो इतने सब चीज़ सोच ही रहा था, इतने में उसका किसी ने नाम बुलाया और उसे समझ आया कि अब वो उसकी टर्न है कि वो पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करे यानी रिपीट करे। लेकिन वो चाहता था कि वो सभी रूल्स बिना एक भी मिस्टेक के, काश वो विश कर रहा था कि वो सब कुछ सुना पाता, बट लेकिन क्या हुआ, वो खड़े होते ही पहले वर्ड पे सब मिक्सअप हो गया। अब उसको इतनी शेम फील हो रही थी कि वो ऊपर मुंह उठा के अपना मतलब हेड अबव करके भी नहीं देख पा रहा था। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा बीटिंग कर रहा था बहुत फास्टली। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वुडंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where you have come out. That's the great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how it is. You pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. अब जो मिस्टर हैमल है वो फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद से बैड फील होना चाहिए कि हर दिन हम खुद से कहते हैं कि मैं कल पढ़ लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। अब वो फेलोज़ यहाँ यूज़ है जर्मन मैन्स की तरह, अब वो तुम्हें कह पाएंगे कि तुम खुद को फ्रेंच मैन कहते हो, जबकि तुम्हें ना तो लिखनी और ना ही बोलनी आती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता फ्रेंच में और तुम खुद को फ्रेंच मैन कह रहे हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। अब वो फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि सिर्फ तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सबको भी वो ब्लेम कर रहे हैं, फ्रांस के पेरेंट्स को, खुद को भी, कि हम सब भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं सब चीज़ों के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have even to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday?
अब वो क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारी पढ़ाई की तरफ। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि वो तुम्हें फार्म पे भेज दें, मिल्स में भेज दें, ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सकें। और वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी भी गलती है। उन्होंने फ्रांस को लेसन्स लर्न करने की बजाय उनकी गार्डन्स में उनकी फ्लावर्स को पानी देने भेज दिया, और जब जब उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता तो उससे बच्चों की छुट्टी कर देते थे। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब एम हैमल क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी अच्छाइयाँ गिनवा रहे हैं, कितनी लॉजिकल है, कितनी कितनी क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और वो समझा रहे हैं कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज, चाहे हम गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम अपनी लैंग्वेज को बोलते रहते हैं तब तक हमारे पास हमारे प्रिजन की, हमारे पिंजरे की चाबी हमारे पास ही होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बुक खोली और चैप्टर पढ़ना शुरू किया। अब फ्रांस को क्या है, बिल्कुल अब सब साफ समझ आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद या तो उसने पहले ऐसे नहीं समझा, या फिर जो एम हैमल थे उन्होंने कभी ऐसा समझाया ही नहीं। अब मुझे आज फर्स्ट टाइम क्या है, सभी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम्ड सो easy आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर listened so carefully and that he had never explained everything so much patience.